सिंह SS+2 गोला से फिर से आप लोगों के सामने हूँ हमारे क्लास 10th का चैप्टर 3 लेकर के। तो बच्चों इस चैप्टर को हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अब तक पढ़ा हुआ है कि इसका धातुओं का निष्कर्षण अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि धातुओं का निष्कर्षण हम लोग कैसे करेंगे। इसके पहले हमने देखा इसके गुण कैसे होते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसको हम अलग कैसे करते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। तो निष्कर्षण से पहले बच्चों हमें ये जानना जरूरी है कि जो धातु के खनिज अयस्क हमें भूपट पट्टी से प्राप्त होते हैं, जमीन के अंदर से जो हमें उसके खनिज अयस्क प्राप्त होते हैं, उसके साथ में बहुत सारी अशुद्धियां लगी होती हैं, जैसे रेत, मिट्टी वगैरह जो भी उसके साथ गंदगी लगी होती है, अशुद्धियां लगी होती हैं। जो अशुद्धियां लगी होती हैं उसको हम लोग गैंग कहते हैं। खनिज अयस्क के साथ लगे हुए अशुद्धियों को हम लोग गैंग कहते हैं। तो हमें निष्कर्षण करना है, धातु शुद्ध धातु को प्राप्त करना है, तो उसके पहले एक बहुत आवश्यक है कि इस अशुद्धि को हम दूर करें। और इस अशुद्धि को दूर करने के लिए उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर हम अलग अलग विधि का उपयोग करते हैं। और जो उस गैंग को अलग करना, अशुद्धियों को अलग करना पृथक्करण कहलाता है। खनिज से हम उसे अलग करते हैं। अब हमें ये देखना है बच्चों कि इसका निष्कर्षण धातुओं का किस तरह से हम करते हैं। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि कुल धातुओं को 3 वर्ग में बांटा गया है, उच्च, मध्य और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। तो इन धातुओं की उसकी प्रकृति के आधार पर, उसके गुण के आधार पर हम अलग अलग तरीके से इसका निष्कर्षण करते हैं। तो बच्चों पहले हम देखते हैं कि निम्न अभिक्रियाशील वाले धातु है उसका निष्कर्षण हम कैसे करते हैं। निम्न अभिक्रियाशील वाले धातु में हमने पढ़ा हुआ है कि सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कॉपर, प्लेटिनम ये सारे आते हैं। तो उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इससे हम धातु प्राप्त करते हैं। तो बच्चों निम्न अभिक्रियाशील वाले धातु चूंकि अभिक्रिया ही कम करते हैं, रिएक्टिव कम होते हैं, इसलिए बस उसको हम गर्म कर करके हम शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हो जैसे कि पारा है, पारा भी कम अभिक्रियाशील में आता है, जिसको मरकरी हम लोग बोलते हैं। तो ये मरकरी है, उसका अयस्क जो होता है, जो सल्फाइड उसके साथ मिला हुआ है, जिसका वो बार कहते हैं, HgS को सिनेबार कहा जाता है, ये इसका अयस्क है। तो इसको अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये HgS है, सिनेबार है, इसका अयस्क है और मरकरी का अयस्क है। इसको जब हम लोग गर्म करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ये गर्म करते हैं, इसको हीट दिया जाता है बच्चों, तो ये ऑक्साइड में बदल जाता है। जो इसके सल्फाइड है, सिनेबार है, वो इसके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और फिर से इसके ऑक्साइड को, जो मरकरी का ऑक्साइड है, इसको हम जब फिर से गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है, ये होता है शुद्ध और साथ में ऑक्सीजन। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि निम्न अभिक्रियाशील वाले धातु को गर्म करके, उच्च ताप पर गर्म करके हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। इसका हमने मरकरी देखा बच्चों, मरकरी के साथ में कॉपर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कॉपर कम अभिक्रियाशील में, निम्न अभिक्रियाशील में आता है। तो कॉपर का भी सल्फाइड है, जो कि हमने पढ़ा अभी कि इसका अयस्क होता है वो ऑक्साइड सल्फाइड होता है। तो कॉपर का सल्फाइड को भी जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ये आप देख रहे हो, ये गर्म करने का सिंबल है। जब इसको गर्म किया जाता है, हीट दिया जाता है बच्चों, तो ये फिर से सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है, ऑक्साइड में। ये हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा कि किस तरह से सल्फाइड को और कार्बोनेट को हम ऑक्साइड में बदलते हैं और ऑक्साइड से फिर हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो ये सल्फाइड को गर्म करने पर ये ऑक्साइड में बदल गया, जैसे हमने यहाँ देखा था कि सल्फाइड को हमने गर्म किया, ये ऑक्साइड में बदल गया। यहाँ हमने इसको गर्म किया, ये भी ऑक्साइड में बदल गया। अब इस ऑक्साइड को, जो कॉपर का ऑक्साइड हमें मिला, इस कॉपर के ऑक्साइड और कॉपर के सल्फाइड को हम लोग फिर से गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है, ये मिलता है कॉपर और साथ में SO2 निकलता है। इस तरह से हमने देखा कि निम्न अभिक्रियाशील वाले हैं, उसको जब हम ज्यादा गर्म करते हैं तो सिर्फ गर्म करने पर हमें शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाती है। अभी हम देखते हैं बच्चों मध्य अभिक्रियाशील वाले धातु को हम इसका निष्कर्षण किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों 2 तरह की विधियां यहाँ बनाई गई है, भर्जन और निस्तापन। भर्जन क्या है, जब किसी भी धातु के सल्फाइड को जब हम ज्यादा ऑक्सीजन हवा की उपस्थिति में ज्यादा गर्म करते हैं, तो हमें उसका ऑक्साइड प्राप्त होता है।
ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, हमने पिछले क्लास में भी ये पढ़ा हुआ है कि जब सल्फाइड को हम गर्म करते हैं तो ऑक्साइड मिलता है। तो जब ज्यादा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्यादा तेज गर्म किया जाता है तो ये सल्फाइड ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम भर्जन के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, अगली विधि है निस्तापन की। निस्तापन क्या है? जैसे हमने सल्फाइड को गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त किया, उसी तरह से कार्बोनेट को, लेकिन यहाँ पे लिमिट ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रचुरता थी तो वो भर्जन हुआ, लेकिन लिमिट ऑक्सीजन है, कम ऑक्सीजन है, सीमित ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ज्यादा तब भी ऑक्साइड प्राप्त होता है, और इस तरीके से को निस्तापन कहा जाता है। तो बच्चों आप समझ चुके होंगे भर्जन क्या है, निस्तापन क्या है। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि किस तरह से सल्फाइड से ऑक्साइड में बदलता है। बच्चों ये है जिंक। जिंक को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, ये जिंक का ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। तो ये भर्जन है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्यादा हीट देकर के हमने ऑक्साइड प्राप्त कर लिया। लेकिन जब जिंक के कार्बोनेट को हम सीमित ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये हमें फिर से ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, और इस तरीके से जो जिंक का ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है वो निस्तापन होता है। बच्चों ये निस्तापन की अभिक्रिया है। इस तरह से हम देखते हैं कि भर्जन और निस्तापन दोनों विधियों से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, इस धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। और ये इस विधि के साथ साथ में भर्जन और निस्तापन की विधि तो है, इसके साथ में बच्चों एक विस्थापित करने की विधि भी है, जिसके द्वारा हम मध्य अभिक्रियाशील धातुओं से धातु प्राप्त कर लेते हैं। ये विस्थापन जो उच्च अभिक्रियाशील वाले होते हैं, उच्च अभिक्रियाशील वाले में हमने पढ़ा है क्या है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। ये सारे जो धातु उच्च अभिक्रियाशील वाले हैं, ये कभी कभी अपचायक का काम करते हैं और काफी अच्छा अपचायक का काम करते हैं, कि इनके साथ में मध्यम वर्गीय जो धातु है, इनके कंपाउंड के साथ में, इसके यौगिक के साथ में उसको रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके उसके साथ में धातु को अलग कर देते हैं, उसको विस्थापित कर देते हैं, उनके यौगिक को धातु से विस्थापित कर देते हैं, और इस तरह से विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा, विस्थापन रिएक्शन के द्वारा भी हम शुद्ध धातु को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर उच्च अभिक्रियाशील धातु एक अपचायक का काम कर रहे हैं। अब बच्चों ये विस्थापन की अभिक्रिया है, इसका काफी अच्छा उपयोग आप लोगों को जान लेना चाहिए कि जब विस्थापन की जो क्रिया होती है, ये आप देख लो विस्थापन की अभिक्रिया है, ये उष्माक्षेपी होती है, और आपको मैं पहले बता चुकी हूँ उष्माक्षेपी क्या है, जिससे बहुत ज्यादा उष्मा उत्सर्जित होती है जिस अभिक्रिया में, उसको हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये विस्थापन की अभिक्रिया है, इससे बहुत ज्यादा उष्मा निकलती है, और इतनी ज्यादा उष्मा होती है कि वो धातु है वो द्रवित अवस्था में ही हमें प्राप्त होता है, वो ठोस अवस्था में प्राप्त नहीं हो सकता है, वो द्रवित अवस्था में ही वो धातु प्राप्त होता है। और यही कारण है कि ऐसे उपयोग इसके लिए, ऐसे विस्थापन अभिक्रिया से जो इस अभिक्रिया का प्रयोग करने के लिए, जब रेल की पटरियों को हमें जोड़ना होता है, उसके दरार को भरना होता है, या मशीन के कलपुर्जों को भरना होता है, तो वैसी जगह पर हम आयरन ऑक्साइड के साथ में एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं, और उस वहाँ पर ये हमारे लिए काफी ये कारगर होता है, कौन सा, विस्थापन अभिक्रिया। इस तरह से हम मध्यवर्गीय और निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण देख चुके। अब जो हम लोग और हाँ, ये जो विस्थापन अभिक्रिया से जो इस तरह से उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, द्रवित द्रव धातु हमें मिलता है, और उसका उपयोग हम रेल की पटरियों की दरारों को भरने में करते हैं। इस रिएक्शन को ही हम थर्मिट रिएक्शन या थर्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं। बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जानने वाली बात है, आपको ये याद रखनी चाहिए कि इसी को थर्मिट रिएक्शन, थर्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, तीसरा है हमारा उच्च अभिक्रियाशील वाले धातु। ये बार बार हम लोग देख रहे हैं, बार बार हमारे सामने आ रहा है उच्च अभिक्रियाशील। क्या क्या है बच्चों, हमारे आते हैं, इसमें आता है सोडियम है, और पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है। ये सारे हैं ऐसे उच्च अभिक्रियाशील वाले जो धातु होते हैं,
जिनके बाहरी कक्षा में संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 है या 2 है या 3 है, ये क्या करते हैं कि अपना एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर करके अपनी संयोजकता को पूरी कर लेते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होकर के आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और आयनिक बॉन्ड बनाने का ये काफी मजबूत होते हैं। इतना ज्यादा आणविक अंतराण्विक बल इतना मजबूत होता है कि इससे हमें धातु को प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन का ही सहारा लेना पड़ता है। इससे हम धातु को प्राप्त करने के लिए सिर्फ विद्युत अपघटन के द्वारा ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्युत अपघटन के लिए क्या किया जाता है, हम लोग कैथोड और एनोड बनाते हैं। आपको पता है विद्युत अपघटन के लिए दो आवश्यक है, कैथोड होना चाहिए और एनोड होना चाहिए। तो जब हम कैथोड बनाते हैं और एनोड बनाते हैं तो अभिक्रिया जब होती है, इससे विद्युत अपघटन का काम होता है, तब बच्चों क्या होता है कि जो कैथोड हमने बनाया उस पर धातु आकर के इकट्ठा होने लगते हैं। जो भी धातु है, अगर हम सोडियम और क्लोराइड कर रहे हैं, यहाँ मैंने एग्जांपल आपको दिखाया सोडियम और क्लोरीन का, तो सोडियम जो है धातु वो कैथोड पे आकर के इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, और एनोड है जो ऋणायन करता है, एनोड पर ऋणायन पर आकर के क्लोरीन गैस मुक्त होने लगती है। इस तरीके से सोडियम और क्लोरीन अलग हो जाते हैं और इस तरह से हम उच्च अभिक्रियाशील वाले धातुओं को का निष्कर्षण कर सकते हैं विद्युत अपघटन के द्वारा। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि धातुओं का निष्कर्षण हम कैसे कर सकते हैं। अब आगे इसके बारे में हम अगली कक्षा में अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।